तो गाइज़ वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है क्योंकि हम अब एक ऐसी लोकेशन पर आ गए हैं। ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। सुबह 8 बजे। ये देखिए, आपको एक जल्दी से बताऊं, ये जो है ये है रोहिणी। अच्छा है ना जी। और इसका जो है ये सिंदूर बनता है। अच्छा, सिंदूर का पेड़ है ये। हाँ, ये हाँ, जिससे सिंदूर बनता है। इसके बीज में भी जी। है ना, इसके अंदर बीज निकलेंगे और ये ऊपर से भी। ये चलिए चलिए चलिए, पीछे ना छूट जाए जंगल में। हाँ, रास्ता भटक जाएंगे। ये देखो कितने सारे पेड़ ये सामने और ये जंगल में उग रहे हैं और इससे सिंदूर बनता है। ये इसको निकाल के देख सकते। तो इसी से ये सिंदूर जो ओरिजिनल बनता है इसी से बनता है। यस, ये इसको आप हाथ में लगाइए। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। नमस्कार। डेरा बना है। हाँ हाँ हाँ, खाना बना लिए। हाँ ठीक ठीक। वृक्ष दिख रहे हैं, है ना, जहाँ पे पत्तियाँ नहीं हैं उनकी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं क्योंकि पतझड़ का समय है। तो वो शीशम है। तो मुख्यतः ये शीशम का जंगल है। आइए, नेपाल जी, यहाँ पे पिलर दिखाते हैं आपको। नेपाल बॉर्डर पे आ गए क्या? नेपाल में आ गए हम लोग। अच्छा, नेपाल में आ गए। हाँ, वो देखिए ये खंबा दिख रहा है। हाँ जी, वो ट्रायंगुलर सा, ओके ओके। वो बॉर्डर पोस्ट है। देखो और ये border है। हाँ, ये गांव जो है ये नेपाल में है। हाँ, दिन के 11:15 बजे। मोहाना नदी के उस पार देखिए, आपको ऊपर चट्टानें दिख रही है, मतलब मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं। उसके ऊपर लोगों ने अपनी खेती की हुई है। लेकिन जब ये पूरी बाढ़ आ जाती है ना, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, तो ऊपर तक ये पूरा जो फ्लोटिंग एरिया है पूरा ख़त्म हो जाएगा। अपने अंदर संभालेगी नदी। उधर से मिट्टी का ढेर जो है ये भी पानी में मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, उनका इनकम सोर्स एक तरीके से बन जाता है, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं आप, किनारे किनारे पूरे थारू समाज के लोगों ने अपनी खेती की हुई है। और लोग देखिए, उस तरफ से इस तरफ आने के लिए ये नदी क्रॉस करनी पड़ती है। मोहाना नदी है। एक बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर आ जाता है। तो अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो इस नदी को पार करके आएंगे। साइकिल, मोस्टली लोगों के पास साइकिल है, किसी के पास मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह नहीं है। साइकिल को कंधे पे रखेंगे और उधर से पार करके इधर आएंगे। मतलब ये दृश्य देख के कैसा लगता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन आज भी भारत की इस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, कितनी कठिनाइयों के साथ, जो शायद हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे रीजंस में आइए, थारू लोग कौन है? जो लोग शहरों में रहते हैं वो लग्जरी चीज़ों को कभी छोड़ नहीं पाते और जरा जरा सी बात पे ही परेशान हो जाते हैं। और उनको एक बात बोलनी है मुझे कि गांव के लोगों की या फिर रूरल एरिया के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कपल है जो कि नेपाल इधर है और इंडिया इधर है, तो उधर से इस रिवर को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। और फिर जो अपना रोज़मर्रा का काम है वो बेचारे इस पूरी नदी को क्रॉस करके सिर्फ कंधे पे साइकिल ले रहे हैं और उसको क्रॉस करके फिर वो आगे जो उनका डेली का काम रहता होगा वो करेंगे।
अभी तक हमें टाइगर नहीं दिखा है और हम यहाँ पे एक डियर है जो स्पॉटेड नहीं है, अलग तरीके का डियर है और ये बचपन में ना खो गया था अपनी माँ से, तो ये यहीं पे रहता है, इसलिए डरता नहीं है इंसानों से, इसको टच भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आ रही है अभी, आप नहीं आ रहे? आओ। मैम वहाँ पे फोटोशूट ले रही है, देखो भाग रहा है भाई। हमें 1 घंटा हो चुका है तो अभी तक हमें टाइगर या उसके बच्चे नहीं दिखे हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और अभी देखते हैं कब तक दिखता है। भाई टाइगर की टेरिटरी में आए हैं तो ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, सो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। भैया टाइगर तो दिखा नहीं, दिखेगा। भैया जैसे जंगल सफारी के लिए जाते बच्चों के लिए या फैमिलीज जो आती है उनके लिए सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा। हाँ। और जैसे टाइगर वगैरह का मूवमेंट होता है वो आपको कैसे पता चल जाता है कि टाइगर का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहले तो उसके फुटप्रिंट से, हाँ जी, उसके हम लोग पग मार्क देखते हैं। पग मार्क जिधर की तरफ होते हैं तो समझ लिए टाइगर ने उधर ही मूव किया है। अच्छा। हाँ तो उसको हम ट्रेस करते हैं। अगर वो रोड चल रहा है तो रोड पे ट्रेस करेंगे, कहीं अगर हम देखते हैं कि वहाँ से अंदर चला गया तो हम लोग वहाँ वेट करते हैं। अच्छा। हाँ तो चांस की बात है, अगर निकल आता है तो दिखता है, नहीं निकल आता नहीं दिखता है। ठीक है। और अभी कैसा है मूवमेंट? अभी तो बहुत फर्स्ट क्लास मूवमेंट है, कल भी टाइगर दिखा, शाम को भी दिखा, अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है। फिर है भैया सबके। हाँ। हम कहे एक पेड़ जल थम्भा डाट डार को दूसरो नाव, पात पात को दूसरो नाव बताबो। हाँ। जको अर्थ है। हाँ। तब वे बताए ना पा, मैं मोही से पूछा कहा बता मैं कहूँ तुम जाना, मैं जनवाए रहो हूँ। हाँ। तुम जाना वैसे मैं कहूँ। अच्छा। तब वे बता मैं नहीं, तब फिर के कही का है, तब मैं कहो कि साल है जल थम्भा। अच्छा। और महीना है डार बहे, जही मैं अंग्रेजी महीना कहना पाता हूँ, हम तो कहते हैं कुआर कार्तिक, कैसे हम बताते हैं। और इंग्लिश बजे अंग्रेजी महीना मैं ना जान पाता हूँ, अपनी भाषा में जान पाओ। हाँ अपनी भाषा में। अच्छा। तब डार है जे डारी लगी है जे बिरबा में, डाली। हाँ। जे रूखा है साल। अच्छा। और जे डारी है महीना। अच्छा। हाँ। और पत्ता है इतवार मंगर सोमवार जे बुध बृहस्पति। अच्छा। तो जहे ना जान पाता रहे तब उसका है जनौनी तो मैं बेढ़ जनवा था। Cock or वो डियर? दोपहर 2:45 बजे। अरे लो यार। 2 hours later. बच्चे जो है हमारे साथ आज बहुत सारे जीव जंतु जंगल के उपस्थित हैं और आपके सामने ये कुछ अपनी समस्याएं रखना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप प्लीज बैठें। यहाँ पे हमने आपके लिए स्थान बनाया है। हाँ आइए, आपका स्वागत है आज हमारे अर्थ समिट में। आपसे अनुरोध है आप प्लीज बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। चलो नमस्कार यामा जी, हमें परमिशन दीजिए अपना प्ले स्टार्ट करने का प्रोग्राम। थोड़ा पास जाओ। आज मेरा फिर एक साथी मारा गया। ऐसे ही चलता रहा तो अब कुछ ज्यादा दिन नहीं जब हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। पिछले 124 सालों में हमारे 1 लाख से सिर्फ 3900 ही टाइगर्स और राइनोस भी बहुत कम ही बचे हैं। अब अगर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हम लोग बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। तो फिर अब हम लोगों को इंसानों के घर पर जाकर उनको ऊपर हमला करना पड़ेगा। चलो। तो ये टाइगर भी यही स्ट्रेटजी बना रहा है कि इंसानों के घर जाके हमला करेंगे, और राइनो क्या करेगा? राइनो तो मर गया। राइनो भगवान तो समझ
रात 11:15 बजे। The next day. आज मैं आई हूँ एक ऐसे स्थान पे जहाँ आके आप डिप्रेशन, एंजाइटी और किसी भी प्रकार की टेंशन से एकदम दूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बल्कि मैं खुद यहाँ पिछले 3 साल से लगातार आ रही हूँ और अगर मैं साल में एक बार यहाँ ना आऊँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। और यहाँ आके मैं हर प्रकार की टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से एकदम दूर चली जाती हूँ। मतलब एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, एक बहुत ही सुंदर जगह है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर रेंज के एकदम सामने NEVS कैंप के बारे में। ये जगह सच में मैजिकल है। यहाँ की जितनी बात मैं करूँ उतना कम है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात नहीं करूँगी, आपको यहाँ की एक एक चीज़ दिखाऊंगी। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये जो कैंप साइट बनाया गया है इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये बहुत बड़ा विजन लेके इसको बनाया गया है। दूसरी बात, दुधवा टाइगर रिजर्व, जहाँ आपको टाइगर्स नॉर्मली दिख जाएंगे, ऐसे जानवर आपको यहाँ नहीं दिखेंगे जो जू में दिखते हैं। मैं एक जू की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ एक रिवर है जिसमें आपको क्रोकोडाइल्स दिख जाएंगे। जी हाँ, टाइगर की खुद की टेरिटरी में आप टाइगर को देख पाएंगे। बहुत सारे एलिफेंट्स, नंबर ऑफ वैरायटीज यहाँ पे आपको डियर्स की मिल जाएगी, राइनोज मिल जाएंगे। वो अपने घर में, हम उनको देखने जाएंगे उनके घर में। मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। कैंप साइट विजिट करने से पहले आप थारू कम्युनिटी के बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो हज़ारों साल से जंगलों के पास रह रही है। नेपाल बॉर्डर पे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे आपको थारू समाज के लोगों के। ये फॉरेस्ट से ही अपना सारा जीवन यापन करते हैं। मतलब कैसे बकेट्स बनानी है, कैसे मसाले बनाने हैं, स्पाइसेस बनाने हैं, सब्जियां कैसे उगानी है, और जो पुल बनता है वो पुल किस टेक्निक से बनाना है रिवर क्रॉस करने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा जो किचन बना हुआ है ये एक मड हाउस है। मतलब जैसे थारू समाज के लोगों के घर होते हैं उनको बोलते हैं मड हाउस, मिट्टी के हाउस। और हमारे मन में एक सवाल आता है, पहले से ये सोचते हैं हम कि मिट्टी के घर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, लेकिन ये ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं इन मड हाउसेस को बनाने के लिए कि पहले पूरा एक बांस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें एक अलग वैरायटी की घास भरी जाएगी जो कि आपको यहाँ पे शारदा नदी के किनारे किनारे मिल जाएगी। उनको अच्छे से साफ़ किया जाएगा, फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसके ऊपर लेक की अंदर की मिट्टी निकाली जाएगी और उससे उसका वो ढांचा जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। लगभग ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बनाने में 1-1.25 महीना लगा, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 100 साल इसकी लाइफ है। तो पूरा जो थारू समाज के लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं, मान के चलिए जैसा फर्श होता है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये लेक जो बना है उन्हीं के आधार पे बना है, ये पुल जो बना है ये उन्हीं के टेक्निक पे बना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ आपको बहुत सारे मसाले दिख जाएंगे, स्पाइसेस दिख जाएंगे, या ऑयल या बटवे ये बनाते हैं, मतलब हैंडमेडेड चीज़ें हैं सारी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक पूरा अलग पार्ट है थारू वन निधि के नाम से। बाकी अभी हम सीधा आपको कैंप विजिट करवाते हैं, लेकिन मैंने इस समाज के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जंगल के पास रहने वाले लोग हैं, एकदम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस कैंप साइट को 3 नेचुरल हैबिटाइट्स के आधार पर बनाया गया है, वेटलैंड, ग्रासलैंड और वुडलैंड। वेटलैंड मतलब ये आप देख पा रहे हैं सुंदर सा पॉन्ड है जिसमें मछलियाँ रहती हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं मछलियों को खाने के लिए। मतलब इनका कहना है कि हम यहाँ सिर्फ ह्यूमंस को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स को भी हम यहाँ इनवाइट करते हैं। दूसरा ग्रासलैंड, मतलब इस कैंप साइट के चारों तरफ ग्रासेस हैं जिसको ग्रासलैंड बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेट करते हैं। तीसरा वुडलैंड, इनका कहना है हमने यहाँ 100 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं जो आने वाले समय में एक घोर जंगल का रूप ले लेंगे। मतलब विज़न ऐसा है कि ये कुछ भी करते हैं, अगर एक पौधा भी लगा रहे हैं ना तो उसके पीछे भी कोई ना कोई विज़न है कि आने वाले समय में इसका क्या होगा। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ दीप्ति मैम से, जो यहाँ कैंप लीडर है, जो आपको इसके बारे में और अच्छे से बताएंगी। राधे राधे मैम। राधे राधे साक्षी। जो तुम अभी बता रही थी थारुओं के बारे में, हाँ, उनका जो फॉरेस्ट विजडम है सिर्फ उसी का हमने कैंप में इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि कैंप जो है एक पूरा कम्युनिटी टूरिज़्म उसके अनुसार चलता है। जो हमारे स्टाफ है वो पूरे थारू कम्युनिटी से हैं, और जो थारू वन निधि के अंतर्गत उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हम वो करते हैं वो भी उससे 3 गांव को उससे बेनिफिट होता है। ओके। हाँ। तो अपने टीम में कितने लोग हैं टोटल?
हमारे पूरे 12 मेंबर्स हैं, उसमें से अधिकतर जो है वो थारू कम्युनिटी से। थारू कम्युनिटी है वो, साक्षी पता है, राजस्थान से आई है और वहाँ पे कोई एक वॉर हुआ होगा, तो जो लेडीज़ और उनके हेल्प से उनको वहाँ जो मेन फोक था उसने यहाँ पे जंगलों में छुपने के लिए भेज दिया। अच्छा। कि बाद में वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। पर वॉर में वो सब मारे गए, तो जो लेडीज़ और उनके जो हेल्प से वो इन्हीं जंगलों में बस गए। अच्छा। और तो जो सोसाइटी है वो पूरी मैट्रीलिनियर सोसाइटी है, मतलब महिला प्रधान सोसाइटी है। अच्छा। हाँ, वो ही अधिकतर घरों में महिलाएं जो है वो मुखिया होती हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम पूरे क्षेत्र में नहीं है। बहुत बढ़िया। देखिए, थारुओं की जो ड्रेस है, जो महिलाएं जो ड्रेस पहनती थी ट्रेडिशनली, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक रैप अराउंड स्कर्ट की तरह है और पीछे यहाँ पे पूरी उसकी एम्ब्रॉयडरी आती है मिरर से। तो उनका कहना है कि जब वो चलते हैं ना, तो जो पीछे से देख रहा है उसकी आंखें चौंधे आ जाए जब सनलाइट पूरा रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों पे लगती है। और जो जेवर हैं वो भी पूरे चांदी के जेवर पूरा सर से पैर तक पहनते हैं। अच्छा। और उनका जो होली जो त्योहार है वो मेन त्योहार है। होली में वो सब मिल के पूरा नाच करते हैं। अच्छा। तो और 1 महीने तक उसको मनाते हैं, नाचते हैं। हमने भी पिछली बार जो वियर किया था, लेकिन वो ड्रेस तो वियर की थी, बट लेकिन पूरा उनकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो एकदम बढ़िया तरीके से जब वो तैयार होते होंगे तो मस्त लगते होंगे एकदम। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर जो लड़कियां हैं, वो यंग लड़कियां एकदम सुंदर तो हैं ही थारू। और जब वो ड्रेस पहन लेती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एक दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ चलो आते हैं, लेकिन हमें यहाँ का खाना बहुत याद आता है। तो ऐसा क्या ये कुछ स्पाइसेस अलग तरीके के उसमें यूज करते हैं? उनका जो क्विजीन है पूरा थारू क्विजीन वो एकदम अलग है। और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि धान प्रधान क्षेत्र है जी। और चावल की ही रोटी बनाते हैं, उसकी पूड़ी बनाते हैं, उसके फरे बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और एक मीठा चावल मिसला भात उसको बोलते हैं, वो एक नई तरीके की डलिया, उनकी अपनी तरीके की डलिया है, उसमें स्टीम करके उसको बनाते हैं। ठीक है। और साग अलग अलग तरीके के। और बेस्ट चीज़ है नून। नून क्या है? नून जो है वो मिर्ची को, लाल मिर्च को रोस्ट करके आग में और फिर अलग अलग चीज़ें उसमें मिला के सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता है और हर खाने के साथ उसको खाते हैं। पर उसका जो टेस्ट है ना वो एडिक्टिव है। मतलब चटनी की तरह खाते हैं उसको? चटनी तो नहीं है वो हाँ आप कह सकते हैं खाने का वो स्वाद बढ़ा देता है। अच्छा। हम उसको टेस्ट इनहैंसर कहते हैं। ओके। और एक जुड़वा रोटी भी अम्मा ने हमें खिलाई। हाँ, रोटियाँ जैसे हम सिर्फ एक तरीके की रोटी खाते हैं या मैक्सिमम तंदूरी रोटी खा ली, इनके यहाँ रोटियों की वैरायटी है। कोई जुड़िया रोटी बनेगी, कभी जो है कुथुआ रोटी बनेगी, कभी वो जो चावल के आटे की रोटी होती है वो बनेगी, खुदी की रोटी उसको बोलते हैं। दाल भर के भी रोटी बनाते हैं। एक पनियारी रोटी बनती है कि रोटी बना के पानी में डाल के फिर उसको बनाते हैं, उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। तो मतलब एकदम अलग क्विजीन है। और बेस्ट चीज़ है क्योंकि सब खुद उगाते हैं, मसाले खुद उगाते हैं, सारा राशन खुद उगाते हैं, सिर्फ नमक लेकर आते हैं बाहर से। तो एकदम ऑर्गेनिक, एकदम नेचुरल और एकदम ट्रेडिशनल क्विजीन आप थारू घरों में खा सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम यहाँ का खाना कभी नहीं भूल पाते। जिसने एक बार खा लिया ना, तो बार बार आपको यहाँ का टेस्ट जो है वो खींच के ले आएगा। एकदम अलग है, यूनिक है। जब यहाँ हम मील्स लेते हैं तो उसके बाद उंगलियां चाटते रह जाते हैं, ऐसा है। सीरियसली बहुत टेस्टी। और जुड़वा रोटी मतलब 2 रोटी को मिला के एक रोटी बनती है, उसको अलग अलग करके सर्व किया जाता है। ज़बरदस्त टेस्ट है अभी तक हमने जितना खाया। और मैम ने तो इतनी सारी वैरायटीज बता दी है, वो तो हमने अभी तक टेस्ट ही नहीं की। आओ साक्षी, तुमको अपनी रसोई में ले चलते हैं। हम इसको किचन नहीं बोलते हैं, रसोई बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम यहाँ पे रस भरा खाना जो है देंगे और किचन में किचकिच बहुत होती है। तो ये देखो पूरा मिट्टी से बना है। यहाँ जो है घास ऊपर दिख रही है ना, इस घास का ये दीवारें बनती हैं। गर्मी में ये ठंडा रहता है, ठंडी में जो है गर्म रहता है। बिल्कुल। और फर्श भी पूरा हमने मिट्टी से ही, गोबर से, गांव में वो गोबरी फेर के बनाते हैं, वो लेस के अम्मा ने बनाया है। आओ साक्षी, तुम्हें मैं एक से बढ़कर एक से मिलाती हूँ। इन्होंने अपनी टीम का नाम एक से बढ़कर एक रखा है भी, एक से बढ़कर एक। तो देखो ये भिकनी जी हैं हमारी अम्मा, और ये वीर है, ये शरद है, और वो प्रेमलाल। अच्छा, यही सब मिलके खाना बनाते हैं? हाँ, रसोई में जो है ये लोग काम करते हैं। और जो टेस्टी खाना बनाते हैं वो आप ही लोग बनाते हैं?
बहुत तारीफ हो रही थी आपकी, मैम खाने की बहुत तारीफ कर रही हैं और हमने तो खाया ही है। यहाँ क्या बन रहा भैया? इडली सांभर। आज इडली सांभर बन रहा है। और क्या क्या है आज नाश्ते में? इडली है, सांभर है, आलू पराठा है, फ्रूट चाट है और चाय है। तो अपने यहाँ मतलब कौन कौन क्या क्या बनता है? यहाँ बहुत वैरायटी के बनते हैं। कैसे क्या क्या रहता है बताइए? लंच में अलग रहता है, ब्रेकफास्ट में अलग रहता है, स्नैक में अलग रहता है। अच्छा, आज क्या है लंच में? आज है राजमा चावल, मिक्स वेज, रोटी, खीर। पहले तो आप अपना सीक्रेट बताओ, इतना टेस्टी खाना बनाते कैसे हो जो हम भी जाके घर पे बना सके अपने? बताओ। सही पूछना पड़ेगा वो। हाँ, मेन शेफ यही है, पर लेकिन ये बोलते नहीं है। ऐसा बताया मैम ने कि ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि सीक्रेट मसाला है ना इनके पास, वो सबको बताएंगे नहीं, तो इसलिए नहीं बोलते ये। बताओ क्या सीक्रेट मसाला डालते हो जो इतना स्वाद बनता है खाना? मैं अपने प्यार से बनाता हूँ, इसलिए सही बनता है। इसीलिए सही बनता है। प्यार से तो हम भी बनाते हैं घर में खाना, वो तो नहीं बनता। मसाला सब वही होते हैं। अच्छा। मसाला आप ये कम बोलते हैं, मेन शेफ यही है। कम इसीलिए बोलते हैं जिससे हमें ना इनका सीक्रेट पता चल जाए, है ना? ऐसा नहीं। और ये प्रेमलाल भैया हैं, अगर इनसे पानी, गर्म पानी मांगो, नींबू मांगो, तो ये बढ़िया ट्रे में एकदम सजा के लाते हैं। मैं यही चीज़ देखती हूँ, कोई भी चीज़ मांगो ट्रे में सजा के लाएंगे एकदम। मतलब यहाँ कुछ भी चीज़ किसी से भी मांगो तो सब लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ऐसा है कि पूरी डेडिकेटेड टीम है एकदम। अगर कोई भी यहाँ आ रहा है गेस्ट, तो उसके लिए भी ऐसे डेडिकेशन से काम करते हैं कि हाँ वो आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। कि साक्षी, रसोई में हमने जो है हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। हर चीज़ की अपनी एक जगह है। हमारे पूरे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के अलग बिन्स हैं। ये तो हम भी देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे कि इतने लोग यहाँ आते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, वहाँ हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ बड़े ग्रुप होते हैं। लेकिन अभी भी देखिए कितने आराम से सारा काम भी चल रहा है। और ये आज के लिए नहीं है, ये मैंने बताया ना आपको कि ये सिर्फ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ ये जो चीज़ें हैं ये परमानेंट रहेगी। आप कभी भी आओ, आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा हमेशा। ये जो है हमारा पूरा यूटेंसिल वॉश एरिया है, तो पूरा यूटेंसिल वॉश करके प्लेट्स ऊपर लगती हैं, बड़े बिन यूटेंसिल्स यहाँ लग जाते हैं। वो पूरा पानी का फिल्टरिंग सिस्टम है। बिल्कुल। पानी फिल्टर होके यहाँ पे पूरा हमारा लगता है। और इधर आप अगर देखेंगे तो ये पूरा हमारा जो है वेजिटेबल रैक है जी, है ना। वेजिटेबल्स यहाँ पे लगते हैं। खाना बन के भी पूरा ऊपर रैक पे लगता है, ऐसा नहीं कि ज़मीन पे पड़ा है। फिर वहाँ से हम भर के पूरा वो सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हम कैसरोल्स में उनको लगा देते हैं। फिर वहाँ से खाना जो है बाहर टेबल पर जाता है। ओके। तो हाइजीन का पूरा ध्यान। ये कैंप साइट पूरी तरीके से सेफ भी है, क्योंकि देखिए राजेंद्र जी हैं, यही पास में एक कटनिया गाँव है जो जंगल के एकदम पास में है, वहीं से है। और ये पूरे कैंप की देखभाल करते हैं और काफ़ी सारी इनके साथ ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताएंगे, जो जंगल में रहने वाले लोगों के साथ अक्सर होती हैं। तो कुछ कहानियां हैं इनकी। नमस्कार जी, बताइए। सर, एक बार मैं अपने खेत को गेहूं बचाने के लिए जा रहा था। हाँ। मेरे साथ में एक मेरा छोटा बच्चा था। अच्छा। और सामने से शेर आ रहा था। सामने से शेर आ रहा था? सामने से शेर आ रहा था। तो दिन की बात है ये? रात में जी। अच्छा। तो उसने कहा, पापा देखिए ये कौन जानवर है। मैंने देखा वो शेर, तो जी उसे पीछे से पकड़ के मैंने अपने पीछे कर लिया और खड़ा हो गया, टार्च लगाया, तो शेर हमारे सामने से फिर हट गया। अच्छा जी। तो डरे नहीं आप? डरे जी, जब डर के फिर करते क्या, आमने सामने जब पड़ ही गया तो डर के क्या करते। तो ऐसे मतलब शेर एक ही बार दिखा या आपको कई बार दिखा? कई बार भी शेर देख चुके हैं। अच्छा भैया, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि जैसे जंगल के एकदम सामने है अपना ये कैंप साइट, तो क्या इनमें टेंट्स में कोई इंसेक्ट्स वगैरह, सांप आने का भी डर है यहाँ? तो ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, इसमें जो है कोई भी कीड़ा या सांप पतंगा कुछ भी नहीं जा सकता है इसके अंदर जी, क्योंकि ये हमारा जो है चारों तरफ से पैक रहता है। अच्छा, ये पूरा नीचे से पूरा पैक है? पूरा पैक है, इसके अंदर चींटी भी नहीं जा सकती है। ओके। ये पूरा पैक है। हाँ देखो कितना एकदम साफ सुथरा भी है। वैसे तो हम भी यहाँ रुके हुए हैं, मतलब 3 साल से लगातार आते हैं, लेकिन मन में एक डाउट रहता है ना कि भाई आप लोग आओ तो मन में डाउट रहेगा कि भाई नीचे से कोई कीट पतंगा या कोई सांप वगैरह तो नहीं आ जा रहा। तो ये इसलिए क्योंकि चारों तरफ से पैक है, जैसे भैया ने दिखाया चेन हमें चारों तरफ जिप लगी हुई है, आप इसे खोलें और अंदर जा सकते हैं। आप कोई कीट पतंगा तो छोड़िए, यहाँ कोई चींटी भी नहीं अंदर जा सकती, एकदम साफ रहता है एकदम।
जैसे कि मैंने सबको बता तो दिया है कि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें फैमिली मतलब पार्टिसिपेट कर सकती है? हाँ देखिए, जब फैमिलीज आती हैं तो हमारा फोकस रहता है फैमिलीज़ के लिए कि एक बॉन्डिंग क्रिएट करना है ना फैमिलीज़ के बीच में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं ना, और दादा दादी कहीं बाहर है ना। तो फैमिली बॉन्डिंग पे हमारा फोकस इसलिए रहता है कि जो फैमिली है वो आपके लिए सब कुछ होती है ना। तो जब फैमिली यहाँ पे एक साथ आती है तो हम उसके लिए एक बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे शाम को कैंप फायर में बैठना। तो दुधवा में कई एक फेमस सेलिब्रिटीज़ है, तो उनके बारे में हम उनको कुछ कहानियाँ सुनाते हैं विक्रम वेताल के स्टाइल में। तो वो सब सुनते हैं उसको बैठ के एक साथ कैंप फायर में। फिर जो शारदा नदी है यहाँ की, दुधवा की लाइफलाइन जो है, उसके पूरे फ्लड बैंक्स है उसके पूरे, तो किलोमीटर्स में। तो हम पूरा वहाँ पे जाते हैं, हम गाड़ियों से जाते हैं, अपनी 4x4 ऑफ रोडिंग करते हुए हम जाते हैं पूरा वहाँ। तो वो एक बहुत फन एलिमेंट होता है फैमिलीज़ के लिए। देन वहाँ पहुँच के हम अपना पूरा जो यहाँ पे जो थारू ट्राइबल्स हैं उनके जो फिशिंग टेक्निक्स है, तो उस अकॉर्डिंग हम पूरे फिशिंग नेट्स बनाते हैं जिससे वो पूरा मछली पकड़ते हैं नदी में जाके। तो कुछ एक अलग अलग एक्टिविटीज़ है। फिर एक जंगल सफारी तो है ही है, जो कि एक दुधवा में अपना ही एक खुद का एक अट्रैक्शन है। आओ साक्षी, मैं तुम्हें जो टाइगर रिजर्व का हमने एक छोटा सा सैंड मॉडल बना रखा है, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ आज। ये देखो, ये जो ब्लू लाइंस हैं वो नदियां हैं, और ये जो ब्लैक ब्लू लाइंस हैं सारी ब्लू लाइंस, और ये जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हो ये रोड्स हैं। ठीक है। और वो हिमालय है जो कि नेपाल में है। हाँ जी। तो ये जो सारी नदियां हैं वो हिमालय से आती हैं। ठीक है। और जब ये इस क्षेत्र में आती हैं, इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। ओके। तो क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम है तो वो नदियां ऐसे घूमती हुई चलने लगती हैं। ठीक है। और जब घूमती हुई चलती हैं तो फिर जो उनका जो बेंड होता है ना, जो उसको मियांडर बोलते हैं, जब फ्लडिंग होती है तो सीधे चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पानी शॉर्टेस्ट रूट लेता है, और वो ही मियांडर एक नया वेटलैंड बनाता है, झील या ताल जिसको बोलते हैं। ओके। और धीरे धीरे वो ताल जब उथला होने लगता है तब वहाँ घास उगने लगती है और वो ग्रासलैंड्स बन जाते हैं। वाओ। और ग्रास जब जो है सड़क क्या ये इफेक्टिव होते हैं प्रोडक्ट? अच्छा तो ये बताने से पूर्व मैं इसकी कुछ पृष्ठभूमि आपको देना चाहूँगा। देखिए, मैं स्वयं ही एंथ्रोपोलॉजी का छात्र रह चुका हूँ। ग्रेजुएशन में मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता था, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी विषय के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न समाज हैं, विशेषकर जो सुदूर रहते हैं, जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन सब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जो हर एक टेंट का जो नाम है उसी से हम आपको दुधवा की पूरी कहानी सुना देते हैं। जैसे हमने शुरू किया शारदा से। शारजा हमारी मेन नदी है और वो एक मेन क्रिएटिंग एजेंट है। उसी से देखिए नए वेटलैंड का निर्माण होता है, फिर ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स जो जंगल आप देख रहे हो वो बनते हैं। वैसे ही हमारा झादी टेंट है, फिर तराई जो ये क्षेत्र है वो वाला टेंट है, फिर आपका घास का गोंदी घास का टेंट है, नागराज टेंट है। इस तरीके से पूरी कहानी दुधवा की हम आपको इन टेंटों के नाम से ही बता दें। वाओ, ग्रेट। सभी को बधाइयाँ। सबने जो है नेशनल एनवायरनमेंट साइंस कैंप अच्छे से कंप्लीट